दोस्तों, बिहार में एक मंत्री के बेटे का आतंक सिर चढ़ के बोल रहा था। वो आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी कुछ भी नहीं समझता था। इसी क्रम में एक दिन वो जाने अनजाने में डीएम साहब को ही अगवा कर लेता है। फिर जो दोस्तों शुरू होता है एनकाउंटर का दौर। उसके सारे गिरोह को, सारे यार दोस्तों को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह गोली मारी जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ एक मंत्री साहब थे और उनका एक मनबड़ा बेटा था जिसका नाम था सूरज यादव। सूरज यादव का मन इतना बड़ा हुआ था बाप के मंत्री रहने के कारण कि किसी को कुछ भी नहीं गुदानता था। आम जनता में मंत्री जी से ज़्यादा उसके बेटे सूरज यादव का नाम था। कहीं भी किसी को भी सरेआम पीट देना, किसी को भी उठा लेना उसका बाएं हाथे खेल था। दोस्तों, धीरे धीरे उसका इस आतंक का खबर वहाँ के एसपी साहब को लगती है। गोपालगंज के एसपी साहब थे दीपक जैन साहब। जब ये खबर दीपक जैन तक पहुँचती है तो बहुत ही चिंतित होते हैं कि उनके जिला में ये नंगा नाच चल रहा है और उन्हें भनक तक नहीं लगी अभी तक। जब वो अपने मुखबिर से पता करते हैं तो बात सही पाई जाती है, लेकिन साथ साथ मुखबिर ये भी बताता है कि साहब उसकी पहुँच बहुत दूर तक है। उसके खुद के पिता मंत्री हैं, अगर कुछ करता है कहीं फंस जाता है तो उसके पिता का दबाव या बड़े बड़े नेताओं के दबाव में वो फिर छूट जाता है। इसलिए वो इतना मन बढ़ा हुआ है उसका। अब एसपी दीपक जैन साहब थोड़ा संभल के काम करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो फंस भी जाए और पैर भी लगा कर छूट भी ना सके। इसलिए उन्होंने हड़बड़ी करना बिल्कुल ही सही नहीं समझा। दोस्तों, इसी क्रम में एक दूसरे जिले के डीएम साहब जिनका नाम था सुशांत भार्गव, वो बिहार के दूसरे जिले में थे, लेकिन वो परम मित्र थे इनके। ये लोग स्कूल के टाइम में दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे। एक रात फुर्सत में एसपी साहब अपने दोस्त डीएम सुशांत भार्गव साहब को फ़ोन लगाते हैं और सारी वस्तु स्थिति गोपालगंज की समझाते हैं कि एक मंत्री का बेटा है जिसका नाम सूरज यादव है, उसका दहशत यहाँ पर कमी नहीं हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वो थाना पुलिस को भी कुछ भी नहीं समझता, कानून को भी कुछ भी नहीं समझता है। हर ऑफिस में उसकी तुती बोलती है। जो भी काम, जहाँ भी कोई काम फंसता है, किसी का भी काम वो चुटकी में करवा लेता है अपने दहशत के बल पर। डीएम साहब एसपी साहब से पूछते हैं कि आप चाहते क्या हो। एसपी साहब बोलते हैं इसका आतंक आम जनता के बीच से समाप्त करना चाहता हूँ। डीएम साहब बोलते हैं कुछ दिन वेट करो, हमारी पोस्टिंग निकलने वाली है और हमारी जान पहचान है जहाँ से पोस्टिंग निकलती है। मैं आपके जिला गोपालगंज में अपनी पोस्टिंग करवाता हूँ, फिर दोनों मिलकर प्री प्लान काम करेंगे और उसका जड़ से आतंक को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, एसपी साहब निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कुछ ही दिन की बात है, उनके दोस्त डीएम साहब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। इधर दोस्तों सूरज यादव का बच्चों से बढ़ता जा रहा था। अब वो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ठेकेदारों से काम का ठेका लेता था। कहीं भी किसी ठेकेदार का, किसी माफिया का कोई काम फंस जाता था, किसी ऑफिस में, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो या किसी और भी नगर पालिका में, कहीं भी उसका वो ठेका लेता था कि भैया इतना पैसा दो, ये काम मैं चुटकी में करा दूंगा। या यूँ कह लीजिए कि वो काम का सुपारी लेता था। लोग मर्डर करने का सुपारी लेते हैं, वो काम करने का सुपारी लेता था। और उसका कहना था कि सूरज यादव ने जो पैसा पकड़ लिया, जो काम के लिए हाँ बोल दिया, वो काम चाहे पताल से होगा, आकाश से होगा, लेकिन होगा। अब बड़े बड़े माफिया और बड़े बड़े ठेकेदार उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। दोस्तों, इसी क्रम में एक बहुत बड़ा ठेका था जो कि डीएम ऑफिस से पास होना था, लेकिन ठेका जो था अनलीगल था। एक दलदलीय इलाका में एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना था, जो कि ये सिरे से खारिज कर दिया था। इंजीनियर ने बोला था कि ये बिल्डिंग अगर बन जाती है तो कुछ समय बाद दलदली जमीन होने के कारण गिर सकती है, बहुत सारा जान माल का खतरा है। लेकिन ठेकेदार अपने मुनाफा के लिए ये बिल्डिंग बनाना चाहते थे। फिर वो सूरज यादव से कंसल्ट करते हैं और उसे 1 करोड़ रुपया देने का वादा करते हैं, लालच देते हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन हमारा पास करा दो तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। सूरज यादव इस प्रोजेक्ट को पास कराने का वादा करता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, डीएम ऑफिस से संपर्क करता है, छोटे छोटे बाबू क्लर्क उनको धमकाता है, डराता है कि ये काम कैसे भी होना चाहिए। बाबू लोग बताते हैं कि ये काम सिर्फ डीएम साहब ही कर सकते हैं। जो पुराने डीएम साहब हैं वो अभी पोस्टिंग जाने वाले हैं, वो ये काम को खारिज कर चुके, क्योंकि इंजीनियर ने एनओसी नहीं दिया है। क्योंकि इंजीनियर ने सीधा सीधा बोल दिया है कि बिल्डिंग दलदली जमीन पर नहीं बन सकती, अगर बनेगी तो कुछ ही वर्षों में गिर सकती है। इसलिए डीएम साहब सिरे से खारिज कर दिए हैं। अब एक नया डीएम आने वाला है, आप कुछ दिन वेट करो, हो सकता है आपका काम इजीली हो जाए। दोस्तों, सूरज यादव कुछ दिन वेट करने लगता है। इसी क्रम में नए डीएम साहब जो कि एसपी दीपक जैन के दोस्त थे, सुशांत भार्गव साहब आ जाते हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। अब दोनों दोस्त मिलते हैं और प्लानिंग करते हैं कि सूरज यादव का आतंक को कैसे समाप्त किया जाए। दोस्तों, डीएम सुशांत भार्गव का कार्यभार संभाल के कुछ ही दिन हुआ था, उनके पास एक फाइल आता है। जब फाइल को पढ़ते हैं, उनके साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। जब इस संबंध में वो बाबू से बात करते हैं तो बाबू बताता है, साहब ये अनलीगल जगह में एक मल्टी स्टोरी बननी है
और बहुत दिन से ये प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये फाइल महीनों से यहाँ लटकी पड़ी है। पुराने डीएम साहब ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि इंजीनियर ने कहा था कि जान माल का खतरा है, लेकिन आपका वेट किया जा रहा था, इस पर साइन होना है आपका। और बाबू ये भी बताते हैं कि ये सूरज यादव का फाइल है, एक बड़े ठेकेदार से उनका ठेका हुआ है, डील हुई है कि ये फाइल साइन कराना ही कराना है। दोस्तों डीएम साहब जैसे ही सूरज यादव का नाम सुनते हैं वो चौंक उठते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है तुम ये फाइल यहाँ छोड़ दो। तत्काल एसपी साहब को फ़ोन करते हैं, उसे अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। डीएम साहब सुशांत भार्गव और एसपी साहब दीपक जैन दोनों मिलकर इस पर विचार विमर्श करने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद सूरज यादव एक दिन बाबू से पूछता है कि हमारा फाइल कहाँ तक पहुँचा है, अगर हमारा फाइल डीएम साहब तक नहीं पहुँचाओगे तो तुम्हें मैं किडनैप कर लूँगा। और दोस्तों उनका किडनैपिंग का प्लान बना लेता है। दोस्तों इसी क्रम में एक दिन डीएम साहब और बाबू दोनों बैठ के साथ साथ कहीं जा रहे थे। सूरज यादव अपने आदमी को उनके पीछे लगा देता है। बाबू तो कैसे भी निकल के भाग जाता है, लेकिन डीएम साहब को ये उम्मीद नहीं थी कोई डीएम को भी अगवा कर सकता है। और सूरज यादव के जो चमचे थे, जो गुंडे थे, वो डीएम साहब को नहीं पहचानते थे क्योंकि नया नया आए थे। वो डीएम साहब को उठा कर ले आते हैं सूरज यादव के घर। दोस्तों जब सूरज यादव उन्हें देखता है तो वो भौचक्का हो जाता है। अब बोलता है ये तो बाबू नहीं है, तुम किसे उठा कर ले आए। जब डीएम साहब बोलते हैं कि मैं सुशांत भार्गव हूँ, यहाँ का डीएम हूँ, तो दोस्तों सूरज यादव को पसीने आ जाते हैं, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है और अपने गुंडों को आदेश देता है कि उनको छोड़ के आ जाओ। वो डीएम साहब को छोड़ के तो आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन अब सूरज यादव के लिए बच निकलना मुश्किल था क्योंकि एक डीएम को अगवा किया था, एक जिला कलेक्टर को अगवा किया था, जो कि मामूली बात नहीं थी। दोस्तों इधर एसपी साहब इस बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और हर मीडिया वाला इस बात को एकदम फ्रंट पेज पे छापता है कि डीएम साहब को अगवा किया है सूरज यादव ने। दोस्तों ये न्यूज जैसे ही सूरज यादव के पिता जो मंत्री थे वो पढ़ते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम जाके सरेंडर कर दो थाने में, लेकिन सूरज यादव उनकी बात नहीं मानता है। अब दोस्तों डीएम साहब और एसपी साहब प्लानिंग करने लगते हैं कि सूरज यादव के साथ कितने लोग काम करते हैं, कितने गुंडे उनके अधिकार में आते हैं और जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों एसपी साहब अपने 4-5 मुखबिर को छोड़ देते हैं, डीएम साहब भी अपने तरफ से 1-2 मुखबिर को छोड़ देते हैं, जो कि 2-3 दिन में पूरा रिपोर्ट लाकर उन्हें सौंप देता है कि सूरज यादव के साथ लगभग 40 से 45 लड़के हैं जो कि मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सूरज यादव उन्हें भरपूर पैसा देता है और वो लफंगे टाइप के आदमी हैं, उनका कोई काम नहीं, बस उनका काम है कि सूरज यादव के इशारे पे काम करना है। अब दोस्तों एसपी साहब बाकायदा उनका लिस्ट बनाने लगते हैं और अपने अंतर्गत आने वाले जितने भी थाने थे उनमें से ईमानदार पुलिस वाले को छांटते हैं और एक टीम बना लेते हैं ताकि बात लीक ना होए। और हर तरफ सूरज यादव के लफंगों के ऊपर दबिश डालना शुरू करते हैं और जहाँ भी हाथ आते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं करते हैं, सीधा उन्हें शूट कर दिया जाता है। दोस्तों गोपालगंज में आम जनता उनसे परेशान थी ही, उनके शूट होने पर सब लोग खुश होने लगते हैं और जैसा कि एसपी साहब चाहते थे ऐसा ही काम हो रहा था। दोस्तों जैसे ही सूरज यादव को ये खबर लगती है उनके लड़कों को मारा जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, अब सूरज यादव भी डरने लगता है। वो अपने पिता से बात करता है। उसके पिता जो मंत्री थे वो बोलते हैं तत्काल जाकर तुम थाने में सरेंडर कर दो, नहीं तो कोर्ट में सरेंडर कर दो। दोस्तों ये छापामारी अभी बंद नहीं हुई थी। एसपी दीपक जैन साहब जो भी लड़के उसके बचे हुए थे ढूंढ के उन्हें मारते जा रहे थे। तभी दोस्तों सूरज यादव आके थाने में सरेंडर कर देता है और अपना गिरफ्तारी देता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने डीएम साहब को अगवा किया है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। क्योंकि उसके पिता मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, तुम्हें कुछ महीनों की जेल या कुछ सालों की जेल होगी, फिर बाद में हम देखेंगे जब यहाँ से ये IPS अधिकारी यहाँ से चला जाएगा, ये डीएम यहाँ से चला जाएगा, फिर बाद में तुम्हें मैं रिहा करवा लूँगा, कैसे न कैसे इस केस को ठंडे बस्ते में डलवा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ वो गलत सोच रहे थे। एसपी साहब इस मंत्री की मनसा को अच्छी तरह भांप गए थे और डीएम साहब से बात करते हैं कि साहब ये सरेंडर तो कर रहा है लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि इसके पिता मंत्री हैं। आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे या कोई दूसरा अफसर यहाँ आ जाएगा, कैसे भी सेटिंग करके इसे बचा लेगा। अगर आतंक समाप्त करना है तो जड़ से क्यों न करें। डीएम साहब भी हामी भर देते हैं। उसके बाद एसपी साहब एक चाल चलते हैं, सूरज यादव को बोलते हैं कि भाई सूरज, तूने जो गलती किया, चलो अनजाने में हो गया गलती, लेकिन तूने डीएम साहब को वापस भी पहुंचा दिया था, इसलिए मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ एक डील करूं, लेकिन ये डील की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों ये सुनकर सूरज यादव काफ़ी खुश होता है, बोला साहब मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस हमारा जान बख्श दो। एसपी साहब बोलते हैं मैं तुम्हें कोऑपरेट करूँगा, तुमने समर्पण किया है, इसका अभी नोट्स भी नहीं बना है, कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अब एसपी साहब आगे बताते हैं अगर तुम 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो तो मैं तुम्हें भगाने में तेरा साथ दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम ये गोपालगंज छोड़ के या बिहार छोड़ के कुछ दिन के लिए भाग जाना, उसके बाद मैं बाद में तुम्हारा सेटिंग करूंगा। दोस्तों सूरज यादव को ये बात बहुत पसंद आती है, वो मान जाता है।
फिर एसपी साहब बोलते हैं कि तुम अपने पिता को बोल दो कि 6 महीने के लिए मैं बिहार छोड़ के जा रहा हूँ, आप हमें खोजने की कोशिश नहीं करना, मैं 6 महीने के बाद आपसे संपर्क करूँगा, अभी मैं कहीं गुप्त हो जाता हूँ, कहीं गुम हो जाता हूँ। दोस्तों एसपी साहब की बातों में आके सूरज यादव अपने पिता मंत्री को फ़ोन कर देता है कि पिताजी 6 महीना तक आपसे संपर्क नहीं करना, मैं बिहार छोड़ के भाग रहा हूँ, 6 महीने के बाद मैं अच्छा समय देखकर आपसे संपर्क कर लूँगा, कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ मैं सब कुछ बताऊँगा, अभी मैं अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। मंत्री साहब भी अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब उसे गाड़ी में बैठाते हैं, बोलते चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और दोस्तों रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर उसे बोलते सूरज तुम यहाँ से अब चला जाओ। जैसे ही सूरज यादव गाड़ी से नीचे उतरता है, एसपी साहब उसको गोली मार देते हैं। दोस्तों इस बात की भनक जैसे ही मंत्री को लगती है, वो तुरंत पुलिस के ऊपर तहमत लगाने लगता है कि पुलिस वाले ने इन्हें मारा है। इधर एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, बोलते हैं मंत्री ने झूठा आरोप लगाया पुलिस वाले के ऊपर, देखिए कोई भी केस दर्ज नहीं उसके ऊपर, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था सूरज यादव ने, तो रजिस्टर में दर्ज तो होगा, कोई रजिस्टर में दर्ज नहीं है, ये गैंगवार में मारा गया है, ये गुंडा किस्म का लड़का था, गुंडे ने इन्हें मार दिया है। दोस्तों मीडिया वाले एसपी साहब को बातों में आकर खूब प्रचारित करते हैं कि एनकाउंटर हुआ है सूरज यादव का एक गैंगवार में, एक गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया। दोस्तों ऐसे करके बिहार गोपालगंज से सूरज यादव का आतंक को एसपी साहब समाप्त कर देते। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों एसपी साहब के लिए एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कहानी में जो भी पात्र थे, सुरक्षा के ख्याल से उनका नाम बदल दिया गया है।